वेलकम टू एस्ट्री एजुकेशन। एस्ट्री एजुकेशन में आज हम देखेंगे क्लास 10 के बिहार बोर्ड के भूगोल विषय को, जो सोशल साइंस का एक भाग है, और उसके खंड क के इकाई 1 भारत संसाधन एवं उपयोग को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम जानेंगे संसाधन का महत्व, यानी कि संसाधन क्यों आवश्यक है, उसका मनुष्य के जीवन में क्या उपयोग है। तो शुरू करते हैं। आप अपने जीवन में अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं। उपयोग में आने वाले ये सभी वस्तुएं संसाधन हैं। कहने का अर्थ है कि हम दैनिक जीवन में जिस प्रकार के चीज़ों का उपयोग करते हैं, चाहे वो जैविक हो, अजैविक हो, सजीव हो, निर्जीव हो, वो हर चीज़ हमारा संसाधन है जो हमारे जीवन को एक आसान बना देता है। संसाधन भौतिक और जैविक दोनों हो सकते हैं। जहाँ तक एक और भूमि, मृदा, जल, खनिज जैसे भौतिक पदार्थ मानवीय आकांक्षाओं की पूर्ति में सहायक होकर संसाधन बन जाते हैं, वहीं दूसरी ओर जैविक पदार्थ जैसे वनस्पति, वन्यजीव तथा जलीय जीव मानवीय जीवन को सुखमय बनाने में पीछे नहीं है। कहने का अर्थ है कि संसाधन क्या होता है। संसाधन वो है जो मानवीय जीवन को आसान बना देता है, और मानवीय जीवन को आसान हर प्रकार से बनाने के लिए क्या है, कुछ जैविक और कुछ अजैविक जो चीज़ें हैं उनका हम उपयोग करते हैं। जैसे एक और तो भूमि पर रहते हैं, उस पर कृषि करते हैं, विभिन्न प्रकार की चीज़ें जो कुछ भी हम देखते हैं सब भूमि पर है। मिट्टी का उपयोग होता है, ज़्यादातर जो मिट्टी का उपयोग है वो होता है फसलों के लिए। जल है, खनिज है, इसके अलावा वनस्पति, वन्यजीव, जो कुछ है, जलीय जीव, हर चीज़ के पीछे कारण क्या है कि मनुष्य के जीवन से ये सब चीज़ संबंधित है, और मनुष्य इन सब का उपयोग अपने काम के लिए, अपने फायदे के लिए करता है। उपरोक्त भौतिक एवं जैविक दोनों पदार्थ तकनीक के सहारे ही जीवन उपयोगी हो पाते हैं। अनादिकाल से ही अरण्यों में वनस्पति एवं वन्य जीव उपलब्ध थे। जलाशय एवं सागरों में जलीय जीव लाखों वर्ष पूर्व से विचरण करते रहे हैं। सदियों से ही कोयला, पेट्रोलियम एवं अन्य खनिज पृथ्वी के गर्भ में पड़ा हुआ था, किंतु उस समय के आदि मानव में तकनीकी ज्ञान का अभाव था। धीरे धीरे जनसंख्या एवं आवश्यकताओं में वृद्धि होती गई। इस वृद्धि ने मानव के ज्ञानार्जन की दर में त्वरित वृद्धि किया। इतना ही नहीं, आदि मानव तकनीक को पाकर ज्ञानी मानव बन गया। पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थों का जनप्रिय तकनीक के सहारे जीवन को सुखमय बनाने में मानव सक्षम हो गया। जब पर्यावरण में मानव द्वारा जनप्रिय तकनीक का प्रयोग होता है, तब सभ्यता विकसित होती है, और अंततः मानवीय जीवन निर्वाह के तौर तरीके सांस्कृतिक संसाधन की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो भी हम संसाधन देखते हैं, चाहे वो भौतिक हो, जैविक हो, इन सब का जो है एक साधन के रूप में उपलब्ध है, और इसे जब हम अपने उपयोग में लाते हैं तब हम उसे संसाधन के रूप में विकसित करते हैं। और ये विकसित कैसे करते हैं? विभिन्न तकनीकों के माध्यम से। जैसे जो पुराना प्राचीन काल था, तो प्राचीन काल में क्या था, जब मनुष्य भी नहीं था, उस समय क्या था, जो जंगल हुआ करते थे उसमें विभिन्न प्रकार के, लाखों प्रकार की प्रजातियों के पेड़ पौधे होते थे। विभिन्न प्रकार के अलग अलग तरीके के जीव जंतु उपलब्ध थे। उसके अलावा जो जलाशय है, जो मीठे पानी के जल है, जो रुका हुआ जल है, या जो महासागर है, झील है, उसमें अनेकों प्रकार के जीव जंतु रहते थे। ऐसे भी जो जब हम ये देखते हैं कि किस तरह से जो है विकास होता है जीवों का, तो उसमें जल से ही क्या है कि जीवन का विकास है विभिन्न प्रकार के। और उसके साथ भी हम देखते हैं कि जिस तरह से मानव जो है बानर से धीरे धीरे वो आदि मानव, और आदि मानव से मनुष्य के बनने के क्रम में वो क्या करता गया, विभिन्न जो साधन उपलब्ध थे उसको अपने उपयोग के लायक बनाया, और उसको संसाधन के रूप में प्रयोग करने लगा। कोयला, पेट्रोलियम, खनिज, ये सब कुछ पहले से सब था ही, लेकिन उसको क्या किया, जैसे जैसे मानव के अंदर ज्ञान आता गया और उसके आवश्यकता में वृद्धि होती गई, तब मानव क्या करता गया, उन साधनों को अपने उपयोग के लायक बनाता चला गया। और यही क्या है, ये सांस्कृतिक संसाधन भी जो है एक तरीके से विकसित हुआ, एक सभ्यता का विकास हुआ, चाहे वो सिंधु घाटी की सभ्यता हो, वैदिक सभ्यता हो, या नील नदी घाटी की सभ्यता हो। अब आते हैं कि किस जो अलग अलग भूगोलविद हैं, यानी कि जो भूगोल के विद्वान हैं, उन लोगों ने किस प्रकार के जो है बताए हैं संसाधन की परिभाषा। तो उसमें प्रसिद्ध भूगोलविद जिमरमैन का कथन उल्लेखनीय है। वो कहते हैं संसाधन होते नहीं हैं, वो बनते हैं। यानी कि जो हम ऐसे कोयला अगर देख रहे हैं और हमारे उपयोग में नहीं है, तो वो एक खनिज है, और जब हम उसे अपने उपयोग में ला रहे हैं तो वो संसाधन हो जाता है।
तो उनका कहने का मतलब है संसाधन होते नहीं है, संसाधन को निर्मित किया जाता है, बनाया जाता है। अगला है वर्तमान परिवेश में सेवा को भी संसाधन माना गया है। कोई गायक या कवि या चित्रकार अपने क्रियाकलापों से धनार्जन या स्वयं को संतुष्ट करता है, तब उनके द्वारा ये कार्यकलाप भी संसाधन कहलाता है। अब जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि संसाधन कितने प्रकार का होता है। तो प्राकृतिक संसाधन है, पहले तो जैव अजैव, उसमें भी अगर हम सिंपल तरीके से अगर बताएं तो प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन और मानवकृत संसाधन। तो जो मनुष्य जो संसाधन के रूप में है वो क्या कहलाएगा, वो जो है मानव भी क्या है, अपने आप में एक संसाधन है। अगर देखिए, अगर कोई व्यक्ति गायक है और उससे अपना धनार्जन कर रहा है और उसके माध्यम से अपने परिवार को चला रहा है, तो वो क्या है, वो भी एक संसाधन है। अगर कोई एक डॉक्टर है और वो इलाज करता है, तो इलाज करके क्या कर रहा है, वो उसका अपना भी आजीविका चल रहा है, अपने भी जो है आवश्यकताओं की उससे पूर्ति करेगा और दूसरे की भी आवश्यकताओं की जो है पूर्ति हो रही है, जो मरीज है वो ठीक हो रहे हैं। तो इस तरीके से मानव भी क्या है, अपने ज्ञान का और अपने शक्ति के द्वारा क्या करता है, वो भी अपने आप में एक संसाधन बन जाता है। कवि की कविता रचना, चित्रकार की चित्रकारी, गायक की गायकी भी संसाधन है। सच तो ये है कि मानव स्वयं भी संसाधन है, क्योंकि इनके पास ज्ञान होता है जिसके सहारे वो किसी भी वस्तु को उपयोगी बना सकता है। अतः ये धारणा भ्रामक है कि संसाधन एक प्राकृतिक उपहार है। संसाधन किसी भी देश का आर्थिक सामाजिक मेरुदंड होता है। संसाधन विपन्न राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दौर में पिछड़ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि प्राकृतिक संसाधन से संपन्न राष्ट्र ही विकास करते हैं। जापान एक ऐसा देश है जो प्राकृतिक संसाधन में अत्यंत विपन्न है, किंतु इनके मानव संसाधन तकनीकी दृष्टि से इतने सबल हैं कि यह देश उपलब्ध सभी पदार्थों का विवेकपूर्ण उपयोग कर विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा है। अतः किसी देश के विकास में भौतिक एवं जैविक संसाधन के साथ साथ मानव संसाधन की भी बहुत भूमिका होती है। विविध संसाधनों के मध्य मानव नियंत्रक की स्थिति में रहता है, जो पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थों, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के बीच अंतर संबंध स्थापित करता है, जिससे पर्यावरण के पदार्थ उपयोगी बन जाते हैं। अब देखिए, कहने का अर्थ यह है कि आज के वक्त को अगर देखा जाए तो जिस भी देश में जितने भी ज़्यादा संसाधन हैं और अगर वो संसाधन उपयोग में लाया जा रहा है, तो वो उद्योग के रूप में क्या है, वो विकसित देश की श्रेणी में जाकर खड़ा होता है। पर ऐसा ये अर्थ नहीं है कि जिस देश में अगर संसाधनों की कमी है तो वो देश विपन्न रहेगा या गरीब रहेगा। क्योंकि यहाँ एक जो उदाहरण दिया गया जापान का, जापान जो एक बहुत ही छोटा सा द्वीप है और चारों ओर जो है जल से घिरा है, वहाँ प्राकृतिक संसाधन ना के बराबर है। लेकिन वो क्या करते हैं, वहाँ के जो मनुष्य हैं वो अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कर जो कहीं से भी संसाधन वो मंगवाते हैं, आयात करते हैं अपने देश में, उसका इस तरह से उपयोग करते हैं कि कच्चे माल के रूप में लोहे को ला के और उससे जो है विभिन्न प्रकार की सामग्रियाँ बना के फिर से वो वापस जो है विश्व के अलग अलग बाज़ारों में बेचते हैं और उस तरह से अपने मानव संसाधन का उपयोग करके एक समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करते हैं। तो जिस तरह से तकनीक और संस्था, प्रौद्योगिकी, इन चीज़ों का इस्तेमाल करके, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके कोई भी जो है देश अपना जो है संसाधन का जितना अधिक विकास करेगा उतना ही वो विकासशील कहलाएगा। अब देखिए, संसाधन का वर्गीकरण का कुछ आधार है। जैसे संसाधन के वर्गीकरण के निम्नलिखित आधार हैं। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, यानी कि जिस तरह से कोई चीज़ संसाधन पाया जाता है तो वो या तो जैव होगा या अजैव। जैव का अर्थ क्या हुआ, जितने भी जीवित चीज़ें, सजीव हैं, वो सब जैविक संसाधन कहलाते हैं, जबकि जितने भूमि, जल, सौर ऊर्जा, ये सब क्या है, अजैव हैं, जिसके अंदर जीवन नहीं है। दूसरा है उपयोगिता के आधार पे, हम जो जिस प्रकार के संसाधन है उसका उपयोग करते हैं वो नवीकरणीय है या अनवीकरणीय है। नवीकरणीय मतलब वैसे संसाधन जिसकी पुनः पूर्ति प्राकृतिक रूप से होती रहती है या जिसकी पुनः पूर्ति में जो है किसी प्रकार का बाधा नहीं, वो जल्दी ही पूर्ति हो जाती है, वो नवीकरणीय। और अनवीकरणीय वैसे संसाधन जिसकी पुनः पूर्ति में लाखों वर्ष लग सकते हैं या कभी कभी उनकी पुनः पूर्ति संभव नहीं होती है। अगला है स्वामित्व के आधार पे। स्वामित्व के आधार पे व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अपना अगर कोई भूखंड खरीदता है तो वो उसका व्यक्तिगत उस पर स्वामित्व हो जाता है। उसी तरीके से अगर कहीं विद्यालय भवन है, सामुदायिक भवन है, पंचायत भवन है, तो ये क्या है, ये सामुदायिक संपत्ति है, उस पर पूरे समुदाय का, समाज का जो है अधिकार होता है। राष्ट्रीय संपत्ति यानी कि किसी भी वैसे भूखंड जो राष्ट्र के तौर पे कहलाते हैं, उस सीमा क्षेत्र के अंदर की जो भी चीज़ें हैं उन सब पे राष्ट्र का अधिकार होता है, वो राष्ट्रीय संपत्ति है। जैसे रेलवे है, ट्रांसपोर्टेशन है, सड़कें हैं, ये सब राष्ट्रीय हैं। और अंतर्राष्ट्रीय यानी विश्व पटल पे
जो कुछ हम देखते हैं वो सब अंतर्राष्ट्रीय स्वामित्व के होते हैं। जैसे जो एक सागर का, महासागर का जो क्षेत्र है वो अंतर्राष्ट्रीय जो है क्षेत्र कहलाता है। अगला है विकास की स्थिति के आधार पर संभाव्य, विकसित, भंडार और संचित। कहने का अर्थ है संभाव्य यानी कि जिसकी संभावना है कि इस क्षेत्र में ये कोई विशेष तरीके का खनिज मिल सकता है, वो क्या है, संभाव्य है। विकसित का मतलब वैसा जिसका कि हमें पता है कि कहाँ पे कौन सा चीज़ जो है कितने मात्रा में है, सब कुछ जिसके बारे में जानकारी है, वो विकसित है। और भंडार का मतलब कि हमारे पास भंडार है लेकिन उसका जो है या तो उपयोग हो भी रहा है, कुछ जगह कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन हमें पता है कि वो कितना मात्रा में वहाँ पर है। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं हम। संसाधन दो प्रकार के हो गए, एक हो गया प्राकृतिक, दूसरा मानवीय। प्राकृतिक के अंतर्गत नवीकरणीय और अनवीकरणीय। मानवीय के अंतर्गत संरचनाएं और संस्थाएं, मात्रा और गुणवत्ता। अब नवीकरणीय संसाधन क्या क्या हो जाता है, जैसे पवन, जल, जैव, जैव में प्राकृतिक, वनस्पति, वन्य जीव। वैसे ही अनवीकरणीय में पुनः चक्रीय और अचक्रीय। अब संसाधनों के प्रकार देखते हैं। तो जैसा कि बताया, उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार का होता है। जैव संसाधन, ऐसे संसाधनों की प्राप्ति जैव मंडल से होती है जिसमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं, यानी कि जितने भी सजीव हम देखते हैं इस धरती पर वो सब क्या है, जैविक संसाधन है। जबकि अजैविक क्या है, निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैविक संसाधन कहते हैं, जैसे चट्टान, धातु, खनिज। अब उपयोगिता के आधार पर जैसा कि मैंने बताया, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन क्या है, वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, विद्युत, वन और वन्य प्राणी, जिसे सतत या प्रवाह और जैव संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। वहीं अनवीकरणीय संसाधनों की बात की जाए, ऐसे संसाधनों का विकास लंबी अवधि में जटिल प्रक्रियाओं द्वारा होता है। इस प्रक्रिया को पूरा होने में लाखों वर्ष लग सकते हैं। इनमें से कुछ ऐसे भी संसाधन हैं जो पुनः चक्रीय नहीं है, यानी कि जो दोबारा एक बार खर्च होने के बाद प्राप्त किया ही नहीं जा सकता है, यानी कि एक बार प्रयोग होने के साथ ही वह समाप्त हो जाते हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन, यानी ऐसे संसाधन किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है जिसके बदले वे सरकार को लगान भी चुकाते हैं, जैसे भूखंड है, घर है, जायदाद है, बाग बगीचा, तालाब, कुआं, ये सब। सामुदायिक का मतलब ऐसे संसाधन किसी खास समुदाय के आधिपत्य में होता है जिसका उपयोग समूह के लिए होता है, जैसे गांव की चारण भूमि, शमशान, मंदिर, मस्जिद, सामुदायिक भवन, तालाब, पार्क, पिकनिक स्थल, ये सब। राष्ट्रीय संसाधन यानी कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। देश की सरकार को वैधानिक हक है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों का अधिग्रहण आम जनता के हित में कर सकती है। आपने अपने आसपास क्षेत्रों में भी शहरी विकास प्राधिकरण का बोर्ड देखा होगा। इसे सरकार ने भूमि अधिकृत करने हेतु अधिकृत किया है। ये भूमि सहित अन्य नगरीय संसाधनों का विकास करते हैं। अर्थात कहने का अर्थ है कि अपने देश में या किसी भी देश में किसी का व्यक्तिगत भी अगर कोई चीज़ है, मान लिया जाए आपका कोई खेत हो, बहुत बड़ा खेत है, और सरकार की योजना है कि हमको रेलवे का लाइन जो है वहाँ तक ले जाना है, किसी सुदूर क्षेत्र तक, और उस बीच आपका जो है कोई भूखंड आ रहा हो, तो सरकार जो है उसको चेंज नहीं कर सकती है। वो अपनी, चूँकि वो राष्ट्रीय संसाधन भी है, तो वो उसको उस जगह से रेलखंड गुजारने के लिए वो क्या करेगी, आपको उस ज़मीन का मुआवजा देना होगा और आपको वो भूखंड देना पड़ेगा। तो वो राष्ट्रीय संपत्ति पहले होती है और निजी संपत्ति बाद में होती है। अब है एक और चीज़, किसी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत भूमि, खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन, वन्य जीव और समुद्रीय जीव जो 200 किलोमीटर महासागरीय क्षेत्र तक आता है, वो सब राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। अब है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ऐसे संसाधनों का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है। तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी छोड़कर खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का आधिपत्य नहीं होता। ऐसे संसाधन का उपयोग सिर्फ अनुसंधान हेतु अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति से किसी राष्ट्र द्वारा किया जा सकता है। अब देखते हैं, किसी देश की तटरेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक का क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। यानी कि 200 किलोमीटर जो क्षेत्र है, आप देखते होंगे कि बहुत सारे जो पेट्रोलियम पदार्थ निकाले जाते हैं, बॉम्बे हाई वगैरह जो है, वो क्या है कि 200 किलोमीटर जो हमारा जो जलीय क्षेत्र है महासागर का, उसके अंदर ही है। अब है विकास के स्तर पे संभावी संसाधन। तो संभावी ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं, जिसे उपयोग में लाए जाने की संभावना रहती है, इसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। जैसे हिमालयी क्षेत्र का खनिज, जिसका उत्खनन अधिक गहराई होने के कारण दुर्गम और महंगा है। इसी प्रकार गुजरात एवं राजस्थान क्षेत्र में
पवन और सौर ऊर्जा की असीम संभावनाएं हैं, परंतु अभी तक इनका सही रूप से विकास नहीं हो पाया। ये किताब पुराना है। अभी अगर हम करंट न्यूज़ देखें तो इससे हम जान पाएंगे कि अभी जो कच्छ, गुजरात का कच्छ क्षेत्र है, वहाँ सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा का जो है वो लगाया गया है प्रोजेक्ट। उसके अलावा पवन ऊर्जा का भी और सौर ऊर्जा का भी। और ये ऐसा माना जा रहा है कि साल 2047 तक ज़्यादातर जो ऊर्जा, हमारा जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, उस पर दबाव कम करके जो नवीकरणीय संसाधन है, संभावी संसाधन है, उससे जो है हम ऊर्जा का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगला है विकसित संसाधन। ऐसे संसाधन जिनका सर्वेक्षणों उपरांत उपयोग हेतु मात्रा और गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका है। और पूर्व में भी बताया जा चुका है कि संसाधनों का विकास तकनीक और उसकी संभाव्यता पर निर्भर करता है। अगला है भंडार संसाधन। ऐसे संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं तथा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम होते हैं। उपयोग हेतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में इन्हें केवल भंडारित संसाधन के रूप में देखा जाता है। जैसे जल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है जिसमें ऊर्जा उत्पादन की असीम क्षमता छिपी है, लेकिन उच्च तकनीक के अभाव में ऐसे संसाधनों का उपयोग नहीं किया जा रहा है। कई बार क्या होता है, जिसका हम उपयोग कर भी सकते हैं, जैसे है आप अगर यूएई वगैरह देश को देखते हैं तो वहाँ क्या है, चारों ओर समुद्र है और वहाँ जो तकनीक विकसित की गई है उससे वो लोग क्या करते हैं, खारे पानी को मीठे जल में परिवर्तित कर देते हैं। तो इसमें खर्च भी बहुत अधिक आता है। तो जब तक उसका बहुत अधिक आवश्यकता नहीं होता है तो सरकार उस ओर ध्यान नहीं देती है, पर उनको पता है कि अगर फ्यूचर में इस तरह की ज़रूरत हुई तो हमारे पास इसका असीम भंडार है और हम इसका उपयोग कर सकते हैं। अगला है संचित कोष संसाधन। वास्तव में ऐसे संसाधन भंडार संसाधन कहीं अंश है जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है। इनका तत्काल उपयोग प्रारंभ नहीं हुआ है। ये भविष्य की पूंजी है। नदी जल भविष्य में जल विद्युत उत्पन्न करने में उपयुक्त हो सकते हैं और वर्तमान में इसका उपयोग अत्यंत ही सीमित है। ऐसे संसाधन वन में या बांधों के में जल के रूप में संचित है। हम लोग नदी घाटी परियोजना देखते हैं जिससे जल विद्युत भी उत्पन्न किया जाता है। तो अभी भी हमारा जो पूरा भारत देश है उसमें नदियों का एक पूरा विशाल जाल बिछा है, लेकिन बावजूद इसके हम लोग जो है जल विद्युत का जो है उतना उत्पादन नहीं कर रहे हैं, ना ही उसका उपयोग कर रहे हैं। पर ये पता है कि फ्यूचर में इसको उपयोग में लाया जा सकता है। ये क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर किसी तरह की आपको आपके मन में सवाल हो तो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें वीडियो को, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।